Dear student, this is Kavita, your science mentor. Today we are going to start life process first chapter of biology. So before starting the chapter, here we are having a basic question, that is what is the criteria to being alive? आप किस चीज को कंसीडर करेंगे कि वो अलाइव है या कौन सी चीज अलाइव नहीं है? अभी तक हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास नरिशमेंट है, अगर वो क्या कर रहा है, आपका न्यूट्रिशन ले रहा है, उसको आप किस में कंसीडर करते हैं? वो एक लिविंग बीइंग है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पायरेशन कर रहा है तो उसको भी आप किस में डालते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डालते हैं। अगर कोई रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वो भी किसके अंदर आएगा? आपका लिविंग बीइंग के अंदर आएगा। एक्सक्रीशन कर रहा है, व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन क्या मतलब होगा? अगर कोई एक्सक्रीशन कर रहा है, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल रहा है, तो उसको भी आप किसके अंदर कंसीडर करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंसीडर करते हैं। अगर यहाँ पर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट के पास अगर नर्वस सिस्टम अगर किसी के पास है तो भी हम उसको किसके अंदर कंसीडर करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंसीडर करते हैं, एक्सेप्ट प्लांट्स के अंदर आपका नर्वस सिस्टम नहीं है, फिर भी वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि बाकी उसके पास बाकी की सारी चीजें हैं। या एक और चीज है, या जैसे कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर मैं किसी भी चीज को ये एक वन वर्ड में आपको ये डिफाइन करना चाहूं कि वन वर्ड में अगर आप बोलें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, अभी तक आप कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन ले रहा है, जिसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है और जिसके पास नर्वस सिस्टम है, दे ऑल आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि अगर एक वर्ड में आपको डिफाइन करना हो कि व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो हम लोग क्या लिखते हैं उसके अंदर? उसमें हम लोग ये लिखेंगे कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हैं, अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट किसी ऑर्गेनिज्म के पास है तो वो किसके अंदर आएगा? आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आएगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन बीच में छोड़ दिया था यहाँ पर कि प्लांट्स के पास आपका नर्वस सिस्टम नहीं है, वो क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि अभी तक ये वाली चीज नहीं आई थी। प्लांट्स के पास आपका नर्वस सिस्टम नहीं है, फिर भी हम लोग उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होती हैं। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होंगी उनको हम लोग क्या कहेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट किस तरह से होती है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, और ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट ही क्यों रिक्वायर्ड होती है उसकी बात हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स क्या होती हैं। सपोज दैट आपकी बॉडी के किसी ऑर्गन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या बॉडी के पार्ट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो एनर्जी आपकी बॉडी को कहाँ से मिलेगी? वो एनर्जी मिलेगी उसको फूड से, यानी उसने क्या किया? न्यूट्रिशन लिया है। ये फूड आपका एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जाएगा जहां पर इसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद किसकी फॉर्मेशन होगी? यहाँ पर ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। ये ग्लूकोज किसके पास जाएगी? ये ग्लूकोज जाएगी आपके ब्लड के पास। ब्लड के थ्रू ये उस ऑर्गन तक पहुंचेगी जहां पर जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वहां पर ये ग्लूकोज आपकी पहुंच जाएगी। अब सपोज दैट कि आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ज्यादा, और जितना फूड आपने लिया था उतना वो उसको सफिशिएंट नहीं रहा, तब क्या होगा? तब जो स्टोर्ड फूड होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो आपके लिवर में एक्स्ट्रा फूड जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। हम लोग जितना भी खाना खाते हैं उस सारे फूड का यूज हम लोग नहीं कर लेते अपने लाइफ प्रोसेसेस के अंदर। उसमें जितना फूड आपने जितने फूड की या जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो यूज कर लेंगे, बाकी का ग्लूकोज जो है वो लिवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगा। व्हेनेवर योर बॉडी नीड्स एनर्जी, जब भी आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आपको ग्लाइकोजन से। कैसे मिलेगी? ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा किसके अंदर? आपकी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होके वो किसके अंदर जाएगा? ब्लड के अंदर जाएगा, और ब्लड के थ्रू ये पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा। अब आप देख रहे हो, फूड लिया आपने, फूड कहाँ पर गया? आपका एलिमेंट्री कैनल के अंदर गया, वहां वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेशन के बाद वो ब्लड में गया जिससे पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ? सब्सटेंसेस की मूवमेंट हुई है, उसी को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? यहाँ पर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नाम देते हैं। आई थिंक ये चीज अब आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगली तरफ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन यहाँ पर राइज किया था आप लोगों के लिए कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। ये जो
मॉलिक्यूलर मूवमेंट लिखा है, या जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं अभी, कि वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। ये दोनों चीजें कहीं बाहर से नहीं आई है, आपके लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में, उसके फर्स्ट पेज पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, फर्स्ट पेज को स्किप करके डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएंगे, न्यूट्रिशन पर। कुछ भी छोड़ना नहीं है इसमें से। यहाँ से एमसीक्यूज के लिए आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है लाइफ के लिए। देखिए, आपने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा था टिश्यू। हमारी बॉडी मिलकर के बनती है सेल से, सेल मिलकर के बनाएंगे टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मेंटेन की हुई है। अब अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं से भी कुछ गड़बड़ होगी तो लाइफ प्रोसेस आपका गड़बड़ हो जाएगा। सपोज दैट मैं आपसे ये कहूं कि आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड ऑफ द चैप्टर आपका एक्सक्रीशन सिस्टम आएगा, वो हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे। इसमें आपका किडनी भी आएगा, यूरेटर भी आएगा, यूरेथ्रा भी आएगा, यूरिनरी ब्लैडर भी आएगा। पहले यूरिनरी ब्लैडर आएगा, आफ्टर दैट यूरेथ्रा आएगा, उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? अब यहां से मैं अगर कहूं कि किसी पर्सन की किडनी डैमेज होगी या किडनी काम नहीं कर रही है, अब जब किडनी काम नहीं करेगी तो उसकी बॉडी के अंदर से नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है ब्लड में से बाहर नहीं निकलेंगे, ब्लड आपका फिल्टर नहीं होगा, क्योंकि ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करेगा, आपका किडनी करेगी। ब्लड आपका फिल्टर नहीं होगा, ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट आपके स्टोर हो जाएंगे, जिससे पूरा का पूरा लाइफ जो है आपका डैमेज हो जाएगा। इसीलिए ये चीजें जो है, जो ऑर्गेनाइज सिस्टम है उसको ऑर्गेनाइज ही रखती हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कि कुछ पॉइंट्स है हमारे पास। पहला है लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स, अभी हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड है। दूसरा है यहाँ, इफ ऑर्डर ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। अभी किडनी जो है वो क्या हो गई थी आपकी, ब्रेकडाउन, ऑर्डर ब्रेकडाउन हो गया, यानी किडनी जो आपकी जब खराब हो गई थी इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ब्रेकडाउन हो गया, तो ऑर्गेनिज्म आपका लाइव नहीं रहेगा। किडनी एक वाइटल रोल प्ले करती है, डुअल फंक्शन होते हैं इसका, इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारी स्ट्रक्चर को मेंटेन करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है। कैसे रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग, सेल्स होती हैं बॉडी में, लाइफ टाइम तो वही सेल्स नहीं रहेंगी, लाइफ डेड भी होती हैं, नई बनती हैं, डेड होती हैं, नई बनती हैं। किडनी में भी कुछ चीजें, या हम कहें कि पूरी बॉडी के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप ही मेंटेन्ड हो जाती हैं। जैसे यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आरबीसी है, आरबीसी रेड ब्लड कार्ब सेल्स या रेड ब्लड सेल्स, इनका लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है, ओनली 120 डेज का। आफ्टर 120 डेज ये क्या हो जाती हैं, आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय नहीं बोलना चाहिए, डेड हो जाती हैं। अब क्या डेड होगी तो क्या नई नहीं बनेगी, नई बनती हैं, पुरानी डेड होती हैं, नई बनती हैं, और पुरानी डेड हो जाती है। ये प्रोसीजर चलता रहता है, तो इसीलिए लिखा गया सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स। और ये वाला जो पॉइंट है ये कब पॉसिबल होगा, ये पॉइंट कब पॉसिबल होगा, जब आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स होंगी। मूवमेंट किसकी होंगी, मॉलिक्यूल्स की होंगी, सिंस ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। और जब उनमें मूवमेंट होंगी तो आपकी बॉडी जो है वो अपने आप को रिपेयर भी कर लेगी और मेंटेन भी कर लेगी। इसीलिए ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, बढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेस। The basic functions performed by organism to maintain their life on earth are called life processes। जैसे बिल्कुल फर्स्ट पेज पर हम लोगों ने बात की थी, फर्स्ट पेज पे हम लोगों ने क्या बात की थी यहाँ पर, कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, उसके पास अगर नर्वस सिस्टम है, तो हम लोग उसको किसके अंदर कंसीडर करेंगे, लाइफ प्रोसेस के अंदर कंसीडर करेंगे, क्योंकि इन 4 प्रोसेस के बिना आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं है। हम नहीं जी पाएंगे इन 4 प्रोसेसेस के बिना। व्हाट अबाउट रिप्रोडक्शन, क्या आप लोगों को ये लगता है कि आपको जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है? नहीं, जिंदा रहने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रिप्रोडक्शन इज नीडेड टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। एक स्पीशीज को कंटिन्यूटी देने के लिए, लाइफ को अर्थ पर मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसीजर होता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे जब रिप्रोडक्शन का आपका टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, इसी के अंदर आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अब लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला टॉपिक जो आपका आएगा वो किसका आएगा, न्यूट्रिशन का आएगा। न्यूट्रिशन क्या चीज होती है?
सबसे पहले आप लोग ध्यान देना इस पे, न्यूट्रिशन एक प्रोसीजर है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करेगा और फिर उसको क्या करेगा, ये एजिमुलेट करेगा, यूज करेगा फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब यहां पर क्या बोला है मैंने आपको, एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रहा है, न्यूट्रिएंट को इनटेक कर रहा है। अब ये न्यूट्रिएंट क्या होंगे, इसके बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे। एक ऑर्गेनिज्म जो है आपका न्यूट्रिएंट को ले रहा है और उसका यूटिलाइजेशन कर रहा है, इसको हम लोगों ने क्या बोला है, न्यूट्रिशन है। यानी न्यूट्रिशन क्या हो गया, प्रोसीजर हो गया। इस प्रोसेस के थ्रू आपने क्या किया, न्यूट्रिएंट्स को अंदर लिया है। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट आपका ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके सर्वाइवल के लिए आपको जरूरी होते हैं। मैंने यहां पर टर्म यूज की है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ध्यान रखिएगा। न्यूट्रिशन क्या है, प्रोसेस है। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, आपके सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। देखिए कौन कौन से होंगे न्यूट्रिएंट, अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके पास, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है। फैट्स के लिए हम यहाँ पर एक और टर्म का यूज करेंगे, दैट इज लिपिड आती है आपकी। और एक होगा आपका यहाँ पर प्रोटीन। प्रोटीन के बाद आ जाएंगे आपके विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, अब इसमें से ये तीन जो है, कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, फैट या लिपिड और प्रोटीन, ये कैसे हो जाएंगे, ये ऑर्गेनिक होंगे। ये कैसे होंगे, दीज आर ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, दीज आर ऑर्गेनिक। और ये जो रहेंगे, ये मिनरल्स जो होंगे, ये क्या हो जाएंगे आपके, इनऑर्गेनिक हो जाए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो जाएंगे, दैट इज रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। इसमें भी थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, ताकि आगे आपको डाइजेशन प्रोसीजर समझने में हेल्प मिल जाए। यहाँ पर ये जो लिपिड है और ये कार्बोहाइड्रेट है, इससे आपकी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलेगी। इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, जो हम क्लास 1 या 2 के बच्चों को पढ़ाते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट बोथ आर एनर्जी गिविंग फूड। जब इन दोनों से ही आपको एनर्जी मिलती है तो इनको अलग अलग नाम देने की जरूरत कहाँ आ जाती है। तो यहाँ पर छोटी सी चीजें देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट से जो आपको एनर्जी मिलेगी वो कैसी एनर्जी मिलेगी, क्विक एनर्जी मिलेगी। क्विक एनर्जी मिलती है, जैसे कि एक बच्चा है, धूप में गया है खेलने के लिए, अभी गर्मी के टाइम पे आपने टीवी में ऐड भी देखा होगा, क्या करेगा सन, क्या करेगा, वो एक स्ट्रॉ लगा कर उसका पूरा जो है उसका नरिशमेंट सक कर लेते हैं और बच्चा बेहोश होकर गिर जाता है। मम्मी घर पे आएगा तो मम्मी उसको क्या पिलाती है, ग्लूकोज डी पिलाएंगी। ग्लूकोन डी से क्या होगा उनको, ग्लूकोन डी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रिप लगा देते हैं। उसमें भी क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होगा आपका, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट से आपको क्विक एनर्जी मिलती है। क्विक एनर्जी कैसे मिलेगी, उसको हम लोग समझेंगे डाइजेशन प्रोसीजर के अंदर। दूसरा क्या, फैट या लिपिड, इससे एनर्जी थोड़ी देर के बाद में मिलती है, एनर्जी ज़्यादा होती है इसमें, लेकिन ये इससे एनर्जी निकालने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। वो भी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, डाइजेशन प्रोसेस के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाएगा आपका कौन है, ये प्रोटीन है। प्रोटीन क्या रहेगा, बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाएगा। बॉडी बनती है इससे, आपने देखा होगा जितने भी लोग जिम जाते हैं, जो लोग जिम करते हैं, प्रोटीन शेक लेते हैं। वो क्यों लेते हैं प्रोटीन शेक, क्योंकि उनको अपनी बॉडी मेंटेन करनी है, बॉडी बिल्डअप करनी है। सो दिस इज बॉडी बिल्डिंग फूड एंड बोथ दीज आर विटामिन एंड मिनरल्स। ये क्या होंगे आपके, ये प्रोटेक्टिव फूड होंगे। दीज आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड। ये आपको डिजीज से बचाएंगे, डिजीज से बचाते हैं। विटामिन कौन कौन से आएंगे आपके पास, ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ये विटामिन आपके पास रहेंगे जो आपको डिजीज से बचाने का काम करेंगे। कौन सी विटामिन से कौन सी डिजीज होती है उसके बारे में नहीं पढ़ना है यहाँ पर, सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से विटामिन यहाँ पर आएंगे। मिनरल्स की अगर बात करते हैं आप लोग, मिनरल्स कौन कौन से होते हैं आपके पास, आयरन आएगा, आयरन के बाद आपका सोडियम आएगा, सोडियम के बाद आपका यहाँ पर कैल्शियम आएगा। ये मेन मिनरल्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन क्या था, एक प्रोसीजर है जिससे ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट को इनटेक करते हैं और उसको एजिमुलेट करते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट इज रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते अपना आगे की तरफ, न्यूट्रिशन को थोड़ा सा इसका इलेबोरेशन करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को करना है, कुछ भी इसमें से छोड़ना नहीं है, एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है।
न्यूट्रिशन को आगे हम लोग 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर एक आएगा आपका ऑटोट्रॉपिक और दूसरा आएगा हेटरोट्रॉपिक, जिसको 1 बाय 1 हम लोग अभी करेंगे। इसमें ऑटोट्रॉपिक जो वर्ड है इसको आप 2 पार्ट्स में तोड़ लीजिए। पहला बन गया ऑटो और दूसरा हो गया आपका ट्रॉपिक। ऑटो का मतलब क्या रहेगा यहाँ पर? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ, ऑटोमेटिक, ऑटो कट। ऑटो कट मतलब अपने आप ही जो कट हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन उसका अपने आप ही कट हो गया, दैट इज ऑटो कट। वहीं से ये वाला वर्ड है आपका ऑटो, जिसका मतलब होता है सेल्फ। ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट। ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट या फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। एंड ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे आप लोग? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पर एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक। एंड ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे आप लोग? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। इसको भी फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कैसे वो देखेंगे जरा। फोटो ऑटोट्रॉपिक, ये फोटो वर्ड आपका एक बार फिर से आएगा, उसको यही देख लीजिए। फोटो का मतलब होता है सनलाइट। फोटो का मतलब क्या रहेगा आपका? सनलाइट। और ऑटोट्रॉपिक का मतलब तो ये है कि सेल्फ नरिशमेंट, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सनलाइट का यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, दे आर फोटो ऑटोट्रॉपिक, उनको हम लोग बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे, देखिए एक चीज का आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे कि साइंस के अंदर कहीं पर भी कोई भी डेफिनेशन अगर आप लोगों को पूछी जाती है तो उसके साथ में उसका एग्जाम्पल जरूर देंगे। आगे जैसे जैसे चैप्टर्स की तरफ आप लोग बढ़ेंगे, नंबर ऑफ डेफिनेशंस भी बढ़ेंगी। डेफिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे बुक में लिखी है डेफिनेशन, आपको किसी अगर साइंटिस्ट का नाम लेकर के कोई रूल दिया गया है, कोई स्टेटमेंट दी गई है, तो आपको एज इट इज उसको लिखना पड़ेगा, वैसे ही याद करना पड़ेगा। बायोलॉजी में अगर आप कहीं पर भी कोई डेफिनेशन लिखते हैं, बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री में भी अगर कोई डेफिनेशन लिखते हैं, तो साथ में उसका एग्जाम्पल जरूर लिखना, नंबर कटने का कोई चांस नहीं रह जाएगा। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक का जो एग्जाम्पल रहेगा वो क्या आ जाएंगे? आपके सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स इसके अंदर आ जाएंगे, ग्रीन प्लांट हो जाएंगे। और आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी भी आ जाती है इसके अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी। एंड ऑल ग्रीन प्लांट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ फोटो ऑटोट्रॉपिक। सेकेंड वन इज कीमियो ऑटोट्रॉपिक। कीमियो का मतलब क्या रहेगा? यहाँ पर केमिकल से आएगा। केमिकल का यूज करके जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, दे आर केमियो ऑटोट्रोपिज्म। कीमियो ऑटोट्रॉपिक हो जाएगा आपका मोड ऑफ नरिशमेंट का नाम, और कीमियो ऑटोट्रॉप्स हो जाएंगे ऑर्गेनिजम्स का नाम। इसके अंदर आपका आ जाएगा सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। या इसके अंदर आ जाएगा आपका, बैक्टीरिया का स्पेलिंग सही है क्या? ई नहीं आएगा ना? बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया हो जाएगा, या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो जाएगा। वो किसके अंदर आ जाएगा? कीमियो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हो गई इतनी सारी चीजें। ये आगे चलते हैं। हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रो का मतलब होगा डिफरेंट, हेट्रो का मतलब रहेगा यहाँ पर डिफरेंट, और ट्रॉपिक का मतलब हो जाएगा नरिशमेंट। जो अपना ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाएगा? हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। फर्दर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। पहला आएगा आपके पास कौन? पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो किस पे डिपेंड करते हैं? आपके होस्ट पर डिपेंड करते हैं, होस्ट की बॉडी पे डिपेंड करते हैं। खुद इनको कुछ नहीं करना, खुद ये कुछ नहीं करेंगे, ये होस्ट की बॉडी से जो उसका डाइजेस्टेड फूड होगा उसी को सक करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अपना कोई काम नहीं है इनका। विदाउट किलिंग देम, ये टर्म जरूर यूज करना है इसको, विदाउट किलिंग देम। बुक में आपकी एनसीईआरटी बुक में जो ये लिखा हुआ है पैरासाइट का डेफिनेशन, उसके अंदर है विदाउट किलिंग द होस्ट, विदाउट किलिंग देम। होस्ट की बॉडी से ये क्या करते हैं? आपका नरिशमेंट को ऑब्टेन करेंगे। एग्जाम्पल में इसके अंदर आप कर सकते हैं, लीच कर लें, लीच।
ये मॉइस्ट प्लेसेस पे रहती है, आप लोगों ने देखी भी होगी। ये आलू का जो छिलका होता है ना उसकी तरह की दिखाई देती है, ये अगर चिपक जाएगी तो ये ब्लड को सक करती है, बहुत पेनफुल होती है, दर्द देती है ये। कभी कैंपेन के लिए जंगल वंगल जब जाते हैं तो वहां पर मिलती है ये। तो ये हटाएंगे कैसे इसको? नमक छिड़क देंगे इसके ऊपर, लीच के ऊपर आप नमक डाल देंगे, एग्जॉस्मोसिस होगा, पानी इसमें से निकल जाएगा, मर जाएगी और आपको छोड़ देगी। लीच हो गई, इसके अंदर एक लाइस होती है, लाइस बोलते हैं, लीस बोलते हैं इसको। ये क्या होती है? जू होती है जो सिर में आ जाती है, चलती है तो खुजली होती है, सक करती है ब्लड आपका ये। इसके एक होती है टिक्स। टिक्स ये क्या होती है? ये ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है और ये डॉग्स में होती है, कुत्तों की जू, डॉग्स की जू। कुत्ता कहना थोड़ा इरिस्पेक्टिव लगता है, डॉग ज्यादा सही रहेगा यहाँ पर। और इसमें एक आप कर सकते हैं टैप वॉर्म, ये ह्यूमन बींग्स की लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहेगा टैप वॉर्म। और इसमें एक जो चीज और ध्यान में रखेंगे आप, वो होगी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये क्या है भाई? ये भी एक पैरासाइट है। ये कौन सा पैरासाइट है? दिस इज मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया फैलाने का काम कौन करेगा? प्लाज्मोडियम करता है। कहाँ प्रेजेंट होगा? फीमेल एनोफिलीज के सलाइवा के अंदर ये प्रेजेंट होगा। जब ये किसी को फीमेल एनोफिलीज बाइट करेगा, प्लाज्मोडियम छोड़ देगा उसकी बॉडी के अंदर, दैट इज कॉज फॉर पैरासाइट, सॉरी मलेरिया। दिस इज ऑल अबाउट पैरासाइट। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो पैरासाइट का जो एग्जाम्पल था वो रहेगा आपका अमरबेल। अमरबेल, कसकट्टा या देवदार बोला जाता है इसको। ये पेड़ों पे, आपने कभी जब आप ट्रेवल करते हैं तो देखा होगा, पेड़ों के ऊपर येलो कलर की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लिपटी हुई रहती है। वो क्या चीज होती है? वो यही होती है अमरबेल या कसकट्टा। धीरे धीरे क्या करेगी, ये शक्कर होते हैं इनके पास, तो ये धीरे धीरे ये प्लांट के स्टेम के अंदर जाएंगे शक्कर, और प्लांट से उसका नरिशमेंट को ये एब्जॉर्ब कर लेगी और धीरे धीरे प्लांट जो वो सूख जाता है। कई जगह ऐसी होती है जहाँ पेड़ नहीं कट, पेड़ का रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कई बार अगर उनको हटाने हैं तो जानबूझ के ये डाल देंगे अमरबेल उस पर, धीरे धीरे प्लांट आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगली बात करेंगे यहाँ पर हम लोग किसकी? सेप्रोट्रॉपिक की। उसके लिए देख लेते हैं थोड़ा सा सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या रहेगा। सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें क्या रहेगा? इसमें जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करेगा? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, उससे अपना फूड ऑब्टेन करता है। डेड जो मर गया है, डिकेइंग जो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गया है, वहां से अपना फूड ऑब्टेन करेगा, उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे यहाँ पर कौन? आपके सेप्रोट्रॉप्स। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आप लोग यहाँ पर लेंगे तो वो कौन हो जाएगी? मशरूम हो जाएगी। अब ये होगा कैसे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे समझ सकते हैं इसको कि जो सेप्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना जो फूड है ना वो बॉडी से बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं, बाहर डाइजेस्ट करेंगे और फिर उसको सक करेंगे। कैसे? अब ये मशरूम है, ये कहाँ पर होगी, कहाँ उगती है ये या मॉइस्ट जहाँ पर ये लकड़ी आपकी जहाँ ज्यादा नमी हो जाती है, मॉइस्चर जहाँ पर मिलता है, या जो गोबर के जो ढेर होते हैं वहां पर ये मिलती है आपको मशरूम। ये वुड के अंदर भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है और गोबर के ढेर के अंदर भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है। वहां पर मशरूम क्या करेगी? अपनी बॉडी से बाहर जो ये क्या करती है, एंजाइम को स्क्रीट करेगी, एंजाइम स्क्रीट करेगी। ये एंजाइम क्या करेंगे इस ऑर्गेनिक मैटर पर? ये एंजाइम ऑर्गेनिक मैटर के ऑर्गेनिक मैटर से क्या करेंगे? आपका रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके इसको किसमें कर देंगे? इसका सॉल्यूशन बना देंगे। कहने का मतलब इसको क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे, जिसको ये मशरूम क्या करेगी? आपका सक करेगी। ये हो गए आपके सेप्रोट्रॉप्स। अगला वाला कौन सा था आपका तीसरा पार्ट? होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या रहेगा? इसमें अगर सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझें इसको तो ऑर्गेनिज्म जो है अपने फूड को एज अ होल बॉडी के अंदर लेकर जाएंगे, एज अ होल पूरा का पूरा फूड आप क्या करेंगे? बॉडी में लेके जाएंगे और बॉडी के अंदर ही क्या होगा? इसका डाइजेशन होगा, उसको बोलेंगे आप होलोजोइक। 5 स्टेप होते हैं इसके अंदर, 5 स्टेप होंगे इसमें। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होता है मल्टीसेलुलर में। ह्यूमन बींग्स में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आएगा,
5 प्रोसीजर जो है वो कौन कौन से हैं आपके? सबसे पहला आएगा इसके अंदर इंजेशन। इंजेशन क्या मतलब है इसका? फूड को इनटेक करना। आप खाना खा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, फूड बाइट को आप माउथ के अंदर रख रहे हैं, अंदर लेके जा रहे हैं, दैट इज इंजेशन। आपने उसको चबाया है, आपके एलिमेंट्री कैनाल के सॉरी फूड पाइप के थ्रू वो कहाँ चली जाएगी? स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका इंजेशन। इंजेशन के बाद आएगा, इंजेशन के बाद आएगा आपका डाइजेशन। इंजेशन के बाद आएगा डाइजेशन। फूड का क्या हो जाएगा? डाइजेशन। जैसे अभी बोला मैंने, फूड को आपने इनटेक किया, फूड पाइप में गया, स्टमक में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। स्टमक में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का क्या होगा? आपका डाइजेशन होगा। डाइजेशन भी दो तरह का होता है, जिसको आगे आप इतना पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ इतना जानना है कि डाइजेशन क्या होता है। इलेबोरेशन अभी थोड़ी देर की बात करेंगे। डाइजेशन हो गया। अब क्या करेंगे? डाइजेशन के बाद अगला प्रोसीजर होगा यहाँ पर आपका एब्जॉर्प्शन। जो फूड आपका डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्टेड फूड को अब क्या किया जाएगा? एब्जॉर्ब किया जाएगा। जैसे यहाँ पर भी क्या हो गया था? फूड डाइजेस्ट हो गया था, सेप्रोट्रॉप में यहाँ फूड क्या कर दिया इसने? ऑर्गेनिक मैटर को सॉल्यूशन बना दिया, डाइजेस्ट कर दिया इसको। डाइजेस्टेड फूड को किसने ले लिया? मशरूम ने, और अपनी ग्रोथ करेगा। यहाँ पर होगा डाइजेस्टेड फूड को क्या कर लिया? अब एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या रहेगा? एजिमुलेशन। एजिमुलेशन, एजिमुलेशन का क्या मतलब होता है? यूज करना है उसको, क्योंकि डाइजेस्टेड फूड कहाँ चला जाएगा? ब्लड में जाएगा और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, और बॉडी की आपकी ईच एंड एवरी सेल जो है उस फूड का यूज करेगी। एजिमुलेशन के बाद आ जाएगा इसके अंदर इजिशन। इजिशन का क्या मतलब होगा? जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको निकालना है, अनडाइजेस्टेड फूड को हटा देना है वहां से, वो हो जाएगा आपका इजिशन। सो दीज आर 5 स्टेप्स प्रेजेंट इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पांचों स्टेप अगर आपके आते हैं तो वो किसके अंदर आएगा? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएगा। एक छोटी सी बात यहां पर पूछती हूँ मैं आपसे, ये कौन है? ये कौन है? अमीबा। अमीबा बिल्कुल छोटा सा ऑर्गेनिज्म है। पॉन्ड वाटर में आपको ये मिलेगा देखने के लिए। माइक्रोस्कोप की हेल्प लगे, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही आप इसको देख सकते हैं। अब इसके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहेगा? देख लीजिए आप, ये बिल्कुल इसको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जहां जरूरत पड़ रही है, तो इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहेगा? इसमें यही रहेगा, होलोजोइक। पांचों प्रोसीजर करता है ये। इसके बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम ऑर्गेनिजम्स का, सॉरी ऑर्गेनिज्म का नहीं बोलना चाहिए, एनिमल्स का जब हम लोग करेंगे ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नहीं, एनिमल भी नहीं कह सकते, क्योंकि अमीबा तो आपका ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है, एनिमल तो आपका मल्टी सेलुलर हो गया, ये तो यूनिसेलुलर है, ऑर्गेनिज्म में बोल देते हैं। ऑर्गेनिज्म में जब नरिशमेंट की बात करेंगे तब हम लोग अमीबा की बात करेंगे। एग्जाम में आ जाता है, इस बार भी ये एग्जाम में आपके आया था क्वेश्चन। तो अभी हम लोग चलते हैं किसकी तरफ? दिस इज ऑल अबाउट हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी तक हम लोगों ने कर लिया, लाइफ प्रोसीजर का डेफिनेशन कर लिया है, न्यूट्रिशन का कर लिया है, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं उसकी बात कर ली है, और न्यूट्रिशन को 2 पार्ट के अंदर आपने डिवाइड भी कर दिया। यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग शुरू करेंगे, वापस बैक की तरफ जाते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या चीज होती है और उसमें क्या आएगा? प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो हमने आप उसको कंसीडर कर दिया किसके अंदर? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कर दिया, और उनको ऑटोट्रॉप्स आपने बोल दिया। नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, दैट इज फोटोसिंथेसिस। अभी तक हम लोग क्या बोलते हैं कि प्लांट प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। अब हम यहाँ पर डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे? फोटोसिंथेसिस इज द फोटोकेमिकल रिडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक ग्लूकोज। इसमें क्या रहेगा? सारी चीजें आ गई इसमें आपकी, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। फोटोसिंथेसिस यानी कि सनलाइट का यूज करके आपको क्या करना है? प्लांट आपकी, सिंथेसिस का क्या मतलब होता है? सिंथेसिस का क्या मतलब है? बनाना है किसी भी चीज को। फोटो का या लाइट का यूज करके प्लांट बना रहे हैं किसी चीज को। किसको बना रहे हैं? फूड को बना रहे हैं। फोटोकेमिकल, फोटो का मतलब थोड़ी देर पहले बताया था, क्या आएगा इसका मतलब? सनलाइट आएगा। सनलाइट का यूज करेंगे। केमिकल, केमिकल टर्म क्यों यूज की है? क्योंकि केमिकल रिएक्शन इसके अंदर होती है। इसके अलावा आपका जो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर है ना, इसमें 2 एंजाइम भी काम करते हैं, रुबिस्कोज एंड राइबोलोज डाइफॉस्फेट एंजाइम का भी इसके अंदर यूज होता है, जिसके बारे में आपको नहीं करना है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या इसमें एंजाइम यूज होते हैं, यस इसमें एंजाइम यूज होते हैं।
10th लेवल में ये इतनी चीज़ नहीं आती, आगे नाम नहीं आते हैं, फिर भी अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। कमेंट सेक्शन में आप लोग ये चीज़ लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगी ये। ठीक है, इसके बाद आता है रिडक्शन। रिडक्शन का क्या मतलब होगा? रिडक्शन का मतलब ये होगा कि अगर ये हम लोग पढ़ेंगे, वैसे तो इसका पूरा एलेबोरेशन हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन वाला, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर छोटा सा बता देती हूँ, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हाइड्रोजन आपकी ऐड हो रही है, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो वो क्या हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है। यहां पर आपसे क्या कहा गया है? रिडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड कौन है? दिस इज CO2। किसमें कन्वर्ट कर दी? इसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज क्या हो जाएगी आपकी? C6H12O6। आप लोग आराम से यहां पर देख सकते हैं, यहां पर क्या है? C&O2 है, इधर भी है। क्या ऐड हो गया इसमें? हाइड्रोजन ऐड हो गया। सो हमने क्या कह दिया? रिडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक ग्लूकोज, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहां पर देख लेते हैं इसका रिएक्शन क्या रहेगा। ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या चीज आ जाएगी? प्लांट्स ने किसका यूज किया यहां पर? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे हैं आपके प्लांट्स, साथ में आपने उनको क्या दे दिया है? पानी दिया। इसका, इन दोनों का यूज करके विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और दूसरा क्या आ जाएगा यहां पर? क्लोरोफिल। क्या चीज है? कल की क्लास में करेंगे इसके बारे में बात, या नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। हर एक चीज के बारे में अलग अलग बात करनी है। ये दोनों यूज करके किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? C6H12O6। कौन है ये? ग्लूकोज। साथ में क्या निकलेगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ही यहां पर क्या बन जाएगा आपका? वाटर बनेगा। इक्वेशन बैलेंस नहीं है आपकी। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 6 लगाएंगे, यहाँ 6 लगाएंगे। इसको सीखेंगे कब? कब सीखेंगे इसको? इसको हम लोग इस इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे केमिकल इक्वेशन वाले चैप्टर के अंदर। आई थिंक अब आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए। अब अगली क्लास के अंदर जो हम लोग करेंगे वो आएगा आपका रॉ मटेरियल। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है? एक छोटा सा डायग्राम आता है जहां पर हम लोग ये शो करते हैं कि किस तरह से प्लांट आपका ये सारी चीजों का यूज करके आपका फूड ऑब्टेन करेंगे। पहले वो डायग्राम करेंगे, फिर इसके अंदर आपको क्या करना है? रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड। कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। फिर ये क्वेश्चन देखने में बड़ी सिंपल सी लग रही है ना, कि ये लिया, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में है, वाटर को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, सनलाइट आ ही रही है, क्लोरोफिल प्लांट के पास है, इसका यूज करके प्लांट ने अपना फूड प्रिपेयर कर लिया। एक्चुअली में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है ये। 2 फेजेस होती हैं इसकी, जिसको हम लोग करेंगे अगली क्लास के अंदर। आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास के अंदर।